युग और मन्नत की कहानी एपिसोड 137। अगली सुबह मेहता बंगलो। नैना बहुत जल्दी उठ गई थी क्योंकि आज रात 12 बजे के बाद रेहान का बर्थडे था और उसे बहुत काम करना था। वह रेहान के ऑफिस जाने का इंतज़ार कर रही थी कि जल्दी से वह ऑफिस जाए ताकि वह उसके बर्थडे के लिए प्लानिंग कर सके। उसके पास सिर्फ आज का ही वक्त है। ब्रेकफास्ट करने के बाद रेहान करीब 9 बजे तक बंगले से बाहर निकला। उसके जाते ही नैना सुकून की सांस ली क्योंकि उसके जाने के बाद ही वह कुछ प्लानिंग कर सकती है। उसके होते हुए वह कुछ भी नहीं कर पाएगी। अभय तो अभी भी घर पर ही था और आज उसे नारायण जी उसे ऑफिस थोड़ी ना जाने देंगे क्योंकि उनकी बहू अकेली पड़ जाएगी काम करने के लिए। अब तीनों लिविंग एरिया में बैठकर डिस्कशन करने लगे। अगर पार्टी बंगले यानी गार्डन में किया जाएगा तो रेहान को पता चल जाएगा और अगर होटल में किया जाएगा तो नैना को बजट बहुत ज़्यादा जा रहा था जिसकी वजह से वह घंटों सोचने में लगा दी। बहुत सोचने के बाद आखिरकार नैना ने प्लान बना ली कि उसने कहा कि फाइनली पार्टी गार्डन में ही किया जाएगा क्योंकि वह कम बजट में बहुत अच्छा डेकोरेशन करेगी जैसे कि आज तक इस घर में ऐसा हुआ भी नहीं रहेगा। उसकी बातें तो नारायण जी तुरंत मान गए। जैसा उसका दिल करे वह वैसा कर सकती है। नैना ने दूसरा पॉइंट बताई कि आज रात रेहान को अभय अपने घर लेकर जाएगा। वह सीधे शाम को उसके ऑफिस जाएगा और कोई बहाना करके उसे अपने घर लेकर जाए ताकि रेहान डायरेक्ट रात को ही घर आए और उसे सरप्राइज मिल जाए। ये सुन अभय बोला, रेहान को बेवकूफ़ बनाना बहुत मुश्किल है। वह इतना जल्दी मूर्ख नहीं बनता। वह बहुत चालाक और होशियार है। ये सुन नारायण जी हंस दिए और बोले, तुम भी तो उसी के भाई हो। उसके जैसा ही दिमाग चलाओ। मुझे नहीं पता, मेरी बहू जैसा कह रही है वैसा ही होना चाहिए। नारायण जी ने अपना ऑर्डर सुना दिया। अभय अपना बेचारा सा मुंह बना लिया क्योंकि वह जानता है कि रेहान को किसी बात के लिए मनाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो भी अपना दिमाग दौड़ाने लगा और उसे भी तुरंत आइडिया मिल गया कि वह अगर अपनी तबीयत खराब होने का नाटक करेगा तो रेहान भागते हुए उसके घर आ जाएगा, वरना कोई और वह बात कहेगा तो वह बिल्कुल भी यकीन नहीं करेगा। अभय ने अपना पॉइंट नारायण जी और नैना को बताया कि वह बीमार होने का शाम को नाटक करेगा और वह रेहान को अपने घर बुलाएगा और रेहान जब उसके घर जाएगा तो वह किसी बहाने उसे रुकाकर रात तक वहीं रखेगा। उसकी यह आइडिया नैना और नारायण जी को ठीक लगा। वह तुरंत मान गए। अब नैना ने कहा कि कोई इवेंट मैनेजर को कॉल करके बुलाए ताकि वह बंगले और पूरे गार्डन एरिया सब डेकोरेशन के लिए बताना पड़ेगा और आज पूरा दिन है, उसे जल्द से जल्द डेकोरेट करें। वे दोनों बैठे ही बहुत सारे इवेंट मैनेजर का सर्च करने लगे। बहुत सारे इवेंट मैनेजर तो तुरंत उन्हें ईमेल या व्हाट्सएप थ्रू अपने कैटलॉग भेजना चालू कर दिए जिसके कैटलॉग बहुत सारे न्यू डेकोरेशन थे। उसे उन्होंने कॉल किया और डिसाइड किया। एक इवेंट मैनेजर ने उन्हें बहुत सारा डेकोरेशन का पैटर्न दिखाया जिसका नाम था सोलंकी इवेंट एंड डेकोरेशन मैनेजमेंट। अभय ने उसे कॉल किया और बंगले का एड्रेस बता दिया। आधे घंटे के बाद मैनेजर और उसके साथ 2 वर्कर आधे घंटे में बंगले पर पहुंच गए। नैना और अभय ने उस मैनेजर को बताया कि पूरा गार्डन एरिया और बंगले को ताज़े फूलों से सजाना है और भी बहुत कुछ उन्होंने बताया। बलून्स और रात में कहीं कहीं कैंडल्स भी चाहिए। मैनेजर ने पहले तो स्क्वायर फीट निकाला और उन्हें 1.5 लाख तक का बजट बता दिया, जो सुनकर नैना तो आंखें फाड़ कर उसे देखने लगी। अभय को पता था कि आजकल मार्केट में क्या रेट चालू है। वह तो सबसे पहले नैना के चेहरे का रिएक्शन देखा और सच में
उसे बहुत हंसी आ रहा था। नैना बहुत भाव-ताव करने लगी। वह तो तुरंत पूछने लगी कि आजकल क्या स्क्वायर फीट का रेट चालू है, और तो और फूलों का भी वह रेट निकालने लगी और उन लोगों के काम का टाइम भी वैल्यूएशन निकालने लगी। ये सब सुन अभय सच में अपनी हंसी कंट्रोल नहीं कर पाया। वह तुरंत साइड में जाकर बहुत हंसने लगा, क्योंकि अगर वह नैना या नारायण जी के सामने हंसेगा तो वे दोनों उसे डांट लगाएंगे। इसलिए वह दूर जाकर बहुत हंसा। जब तक कि उसकी हंसी बंद नहीं हुआ तब तक वह हंसता ही रहा। नैना ने भाव ताव करते करते 1,15,000 तक लेकर आई। वह इवेंट मैनेजर भी पहली बार इतना भाव ताव देखा होगा। ये डायरेक्ट 1.5 लाख से 1,15,000 पर आ गया। फाइनली नैना ने डेकोरेशन के लिए एक कैटलॉग सेलेक्ट कर ली और कुछ ही देर बाद 2 बड़ी बड़ी गाड़ियाँ आई जो डेकोरेशन का पूरा सेटअप लगाने लग गए। नैना ने तो अपनी साड़ी का पल्लू कमर में खोसे हर किसी को समझाए जा रही थी कि कहाँ पर क्या करना है, कहाँ पर कौन सा फूल लगाना है। दूसरी तरफ पीहू का कॉलेज। दोपहर में जब पीहू कॉलेज से बाहर निकली तो उसके पापा केशव जी आकर खड़े थे। वहीं दूर कार में बैठा मयंक देख रहा था और जैसे पीहू उसे दिखाई दी कि उसकी आंखों में तुरंत आंसू आ गए। पहले के बीते हुए सारे पलों को उसकी आंखों के सामने आने लगा। एक वक्त था जब पीहू उसका यूं ही घंटों इंतजार करती थी। वह सब याद आते ही मयंक खुद को रोने से रोक न सका और वह मन ही मन खुद से कहा, पता नहीं वह दिन वापस कब आएगा। मयंक का दिल तो कर रहा था कि एक बार जाकर फिर से पीहू के सामने खड़ा हो जाए, पर वह जाकर फिर से माहौल नहीं खराब करना चाहता था, क्योंकि युग ने उसे 1-2 दिन उसे इंतज़ार करने के लिए कहा था ताकि बात ना बिगड़े, और मयंक भी उसकी बातों को मान गया। पीहू जब घर आई तो उसने सबसे पहले खाना खाई। थोड़ी देर बाद मन्नत ड्राइवर के साथ घर आई और पीहू को अपने साथ लेकर फिर से हॉस्पिटल चली गई, क्योंकि आज से उसका ट्रीटमेंट चालू हो गया था। कुछ ही देर में वे दोनों हॉस्पिटल पहुंच गए और युग भी अपने ऑफिस से हॉस्पिटल आया, क्योंकि आज से पीहू का ट्रीटमेंट का पहला दिन था। जाते ही सबसे पहले डॉक्टर निहारिका ने फ्रेंड के जैसे पीहू के साथ बिहेवियर करने लगी, ताकि पीहू को रोज़ हॉस्पिटल आने का मन बना रहे। उन्होंने उसके 1-2 टेस्ट किया, उसके बाद उसके सारे मेडिसिन चेंज कर दिया और बहुत कुछ उन्होंने पीहू को बताया, जैसे उसे कितने घंटे एक्सरसाइज करना है, उसके रोज़ के खाने में उसे क्या क्या खाना है, सब कुछ उन्होंने पूरे डिटेल्स में समझा दिया। उसके बाद वे लोग हॉस्पिटल से बाहर निकले। युग को अर्जेंट ऑफिस जाना था, क्योंकि वह बीच में ही अपना काम छोड़कर हॉस्पिटल आ गया था, और यह दोनों बहनें पहले तो रेस्टोरेंट में जाकर पेट भरकर खाना खाई। उसके बाद मन्नत ने पीहू को घर छोड़ी और खुद मेंशन आ गई। वह जैसे कार में से बाहर निकली और अपने मस्त होते हुए मेंशन के अंदर जा रही थी, उतने में अंदर से मोनिका बाहर निकल रही थी कि उसकी नज़र मन्नत पर गया और वह तुरंत रुक गई। उसने एक नज़र चारों तरफ घुमाई तो देखी इस वक्त लिविंग एरिया में सर्वेंट को छोड़कर कोई नहीं है। वह वापस पीछे मुड़ी और जल्दी जल्दी आसपास देखने लगी। उसका दिमाग भी काम नहीं कर रहा था कि वह इस वक्त ऐसा क्या करे कि मन्नत का मिसकैरेज हो जाए। वह उसे इस वक्त मार नहीं सकती थी और ना धक्का दे सकती थी, क्योंकि लिविंग एरिया में सर्वेंट साफ सफाई कर रहे थे और वह ऐसी कोई भी गलती नहीं कर सकती जिसके कारण वह अपना दिमाग तेजी से दौड़ाने लगी। तभी उसे याद आ गया कि उसे कुछ गर्मा गर्म खाने के लिए दे, क्योंकि इससे भी हो सकता है कि उसका मिसकैरेज हो जाए। फिलहाल तो उसका दिमाग यही काम किया और वह मन्नत को ऊपर जाने से रोकते हुए बोली, मन्नत इतनी तेजी से कहाँ जा रही हो? मोनिका की आवाज़ सुन मन्नत रुक गई और उसके तरफ देख बोली,
मोनिका बोलो। कहीं नहीं, अभी बाहर से आई हूँ ना, तो मुझे बहुत गर्मी हो रहा है। पहले तो मैं शावर लेना पसंद करूँगी। मोनिका उसे रोकते हुए बोली, अरे बाद में शावर ले लेना, पहले सुनो तो। आओ इधर बैठो। मन्नत जो ऊपर जा रही थी उसको इस तरह रोकता देख वह रुक गई और दोनों जाकर सोफे पे बैठी। मोनिका खाने के लिए ऑफर देते हुए बोली, मेरा हलवा खाने का बहुत दिल कर रहा है, क्या तुम भी खाओगी? मन्नत तुरंत मना करते हुए बोली, मेरे पेट में एक चम्मच के लिए भी जगह नहीं है, क्योंकि मैं और मेरी बहन हम दोनों अभी जस्ट थोड़ी देर पहले खाना खा कर आ रहे हैं और मेरा पेट फुल भरा हुआ है। तो सॉरी, तुम खा लो, मैं शाम को तुम्हारे साथ कॉफ़ी पी लूँगी। मन्नत को इस तरह साफ साफ मना करता देख मोनिका के अंदर चिढ़ मच गया, पर अब वह उससे ज़्यादा जिद भी नहीं कर सकती क्योंकि वह मानने वाली नहीं है। मोनिका तुरंत फेक स्माइल कर दी। मन्नत भी मुस्कुराते हुए सोफे से उठी और बोली, तुम खा लो, मैं चली नहाने, क्योंकि मुझे बहुत गर्मी हो रहा है। मन्नत इतना बोल बिना वक्त गवाए तुरंत सीढ़ियों से चढ़ते हुए अपने कमरे में आ गई। वहीं नीचे सोफे पर मोनिका बैठे उसका तेवर देख उसके अंदर आग लग गया और वह मन ही मन खुद को तैयार कर रही थी। इस 2 कौड़ी लड़की का काम तमाम करना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो। शाम का वक्त मेहता बंगलो। करीब सुबह के 11:30 बजे से इवेंट मैनेजर की टीम बंगले को सजाने की काम कर रहे थे और शाम 5 बजे तक उन्होंने बहुत ही खूबसूरत तरीके से सजा दिया। अब लास्ट में वे लोग बलून और जगह जगह पर कैंडल्स रख रहे थे। 5 बजते ही नैना के पूरी फैमिली बंगले पर पहुंच गए। नैना के मामा, मामी, पापा और उसके दोनों शैतान भाई बहन सभी लोग बंगले पर पहुंच गए। नारायण जी को तो ये माहौल इतना अच्छा लगा, क्योंकि हमेशा वे लोग सन्नाटे में रहते चले आए, पर आज घर की सजावट और ऊपर से मेहमान, ये सब देख नारायण जी बहुत खुश थे और वह गार्डन एरिया में व्हील चेयर पर बैठे थे और बाकी के सभी लोग उनसे बातें कर रहे थे। अभय रेडी हो गया और वह नारायण जी से बोला, अंकल अब मैं अपना ड्यूटी निभाने जा रहा हूँ। इतना बोल वह हाथ में कार की ले गोल गोल घुमाते हुए नैना की फैमिली वालों को देखा। तभी उसकी नज़र पायल पर गया जो गार्डन एरिया में रील बना रही थी। उसका ध्यान बिल्कुल भी किसी पर नहीं था, बल्कि वह तो अपनी रील बनाने में मस्त थी। अभय को जाने में देरी हो रही थी। वह रुक कर मुस्कुराते हुए पायल को देखने लगा, क्योंकि पायल इस वक्त छम्मक छल्लो छल्ले छबीली पर रील बना रही थी। अभय जो मुस्कुरा रहा था, अब वह हंस दिया और उसकी हंसी जैसे पायल के कान में गया कि वह अभय को देख तुरंत अपना मोबाइल पीछे कर ली और तुरंत गुस्सा आ गया। पायल अभय को उंगली पॉइंट करते हुए बोली, कौन हो तुम और इस तरह क्या देख रहे हो? तुम्हारे पास दिमाग नहीं है क्या? अभय जो हंस रहा था, उसकी लैंग्वेज सुन उसके चेहरे के रंग ही बदल गया और वह तुरंत तेज आवाज़ में बोला, अंकल मैं जा रहा हूँ, रात को मिलता हूँ। अभय के मुंह से अंकल शब्द सुन पायल को लगा कि लगता है इसका यहाँ कोई रिश्ता है। वैसे पायल ने अपने दिमाग पर जोर दी तो उसे याद आया कि उसने अभय को पहले भी देखी है। उसे याद भी आ गया क्योंकि शादी में अभय रेहान के साथ ही था। अभय सबसे पहले अपने घर गया और इन सब में उसे 6 बज ही गए। वह रेहान को कॉल लगाया। रेहान ने तुरंत उसका कॉल रिसीव कर लिया। इधर से अभय अपनी आवाज़ में उदासी भर के बोला, रेहान तू इस वक्त कहाँ है? उसकी तकलीफ भरी आवाज़ जैसे रेहान के कान में गया, वह बोला, मैं तो ऑफिस में हूँ, तुझे क्या हुआ है? तू कहाँ है? तेरी तबीयत खराब है क्या? अभय वैसे ही आवाज़ में बोला, मैं तो इस वक्त घर पर हूँ, दोपहर में ही ऑफिस से चला आया। क्यों, क्या हुआ? और जब तेरी तबीयत ठीक नहीं तो तू अपने घर क्यों गया? तू घर जा या मैं आऊँ तुझे लेने? अभय दबी हुई आवाज़ में बोला,
नहीं, रहने दे, मैं सोया हूँ, मुझे उठने का जरा भी मन नहीं कर रहा। पता नहीं क्या हुआ है, सिर में बहुत दर्द हो रहा है। अभय को दर्द में देख भला रेहान कैसे रह सकता। वह तुरंत बोला, ठीक है, मैं 10 मिनट में तेरे पास पहुंचता हूँ, हम साथ में हॉस्पिटल जाएंगे। इतना बोल रेहान चेयर से उठा और अपनी कैबिन से बाहर निकला। डॉक्टर का नाम सुन तो अभय सकपका गया, क्योंकि रेहान आएगा तो पक्का उसे हॉस्पिटल लेकर ही जाएगा और कहीं आज झूठ बोलने का सच में उसे इंजेक्शन ना लग जाए। वह तो यह भी सोचकर घबराने लगा, पता नहीं उसे आज क्या क्या सहन करना पड़ेगा। रेहान 25 से 30 मिनट के बाद अभय के घर पहुंच गया और बेल बजाया तो अभय अंदर से शॉल ओढ़े आकर दरवाज़ा खोला। रेहान उसको इस हालत में देख परेशान होते हुए बोला, अभय क्या हुआ, तू ठीक तो है? अभय आज सुबह से हंस रहा था। उसे हंसी तो अंदर से आ रहा था, पर बड़ी मुश्किल से उसे एक्टिंग भी करना पड़ रहा था और वह कंटिन्यू नहीं बोल सकता, इसलिए वह रुक रुक के अपनी बात रख रहा था। सबसे पहले उसने अपना नाम में सिर हिलाया, जो देख रेहान समझ गया कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है। अभय सोफे के तरफ बढ़ा कि रेहान उसे रोकते हुए बोला, तू उधर मत जा, चल मेरे साथ हॉस्पिटल। हॉस्पिटल का नाम सुन तो अभय अपना सलाइवा अंदर ही अंदर गटक गया और झूठा मुस्कुराते बोला, अरे रेहान, मुझे हॉस्पिटल नहीं जाना, बस मेरे सिर में बहुत दर्द हो रहा है, क्या तू मेरा सिर दबा देगा? उसको बच्चों की तरह हरकतें करता देख रेहान को गुस्सा करते बोला, अभय जिद मत कर, हॉस्पिटल चल, सिर दबाने से तेरा सिर दर्द कम नहीं होगा। अभय डरने लगा कि इतना जल्दी रेहान उसे हॉस्पिटल लेकर गया तो उसकी सच्चाई पता चल जाएगा, तो वह नाटक करते बोला, रेहान प्लीज़ मेरे लिए चाय बना दे, बहुत दिल कर रहा है चाय पीने का। भला रेहान उसे मना कैसे कर सकता। वह तुरंत किचन में गया और उसके लिए चाय बनाने लगा। उसके जाते ही अभय लंबी सांस छोड़ते सोफे पे जाकर बैठ गया। उसे किसी भी तरह 3-4 घंटे अभय को रोक कर रखना था। अभय के कहने पर रेहान किचन में जाकर चाय बनाने लगा। अभय डर भी रहा था 10 मिनट में उसका चाय तो बन जाएगा, उसके बाद वह क्या झूठ बोले कि रेहान यहीं 2-4 घंटा और बिताए। वह अपना दिमाग तेजी से दौड़ा रहा था। बहुत कुछ सोचने के बाद उसने सोच लिया कि वह रेहान के साथ हॉस्पिटल चला जाएगा। 5 मिनट में ही रेहान चाय बनाकर दोनों के लिए लेकर आया तो देखा अभय अभी भी शॉल ओढ़े सोफे पर बैठा है। रेहान उसे चाय का कप उसके तरफ बढ़ाते हुए बोला, तुझे लगता है चाय पीने से तेरी तबीयत ठीक हो जाएगा? रेहान की आवाज़ सुन अभय अपनी नज़रें उठाकर उसे देख बोला, तबीयत तो ठीक नहीं होगा, पर मेरे सिर का दर्द जरूर ख़त्म हो जाएगा। दोनों बैठकर चाय पीने लगे। रेहान बीच बीच में अभय को डांट लगा रहा था कि वह आज ऑफिस क्यों नहीं गया। ऊपर से अगर उसकी तबीयत ठीक नहीं है तो घर जाने के बजाय यहाँ अकेला आकर तड़प रहा है। वह कंटिन्यू उसे ताने दे रहा था। अभय को हंसी तो आ रहा था, पर बड़ी मुश्किल से वह अपने आप को कंट्रोल कर रखा था। रेहान ने थोड़ा ही चाय पिया, कप वैसे ही टेबल पर रख सोफे से उठ गया और बोला, चल जल्दी, बाद में आकर चाय पी लेना। अभय इतना जल्दी उठना तो नहीं चाहता था, पर और भी धीरे धीरे चाय पीने लगा, जो देख रेहान को सच में गुस्सा आया और वह जानबूझकर उसके चाय का कप ले टेबल पर रख दिया और उसे आंख दिखाते हुए बोला, तू उठ रहा है कि नहीं? अब न चाहते हुए भी अभय शॉल को साइड में रखा और उठकर खड़ा हो गया। वो बहुत ही स्लो अपने काम किए जा रहा था, जो देख रेहान को अंदर सचमुच चिढ़ मच गया। रात 8 बजे वे दोनों हॉस्पिटल पहुंच गए। हॉस्पिटल पहुंचने के बावजूद भी अभय तरह तरह के नौटंकी कर रहा था, क्योंकि वह बीमार तो बिल्कुल भी नहीं था और उसे डर था कहीं उसकी झूठ के वजह से इंजेक्शन ना लग जाए। गलत दवाइयाँ मिलने पर कहीं जो उसने झूठ बोला है उसका परिणाम उसे भुगतना पड़ेगा।
यही सब उसके दिमाग में चल रहा था। कभी वह परेशान हो रहा था तो कभी वह हंस रहा था। फाइनली वे दोनों जब डॉक्टर के केबिन में गए तो डॉक्टर ने उसका सबसे पहले चेकअप किया और उसे पूछा कि कब से उसे बुखार है। अभय ने तो रेहान को झूठ बोला था कि दोपहर से उसे बुखार आ रहा है, तो वहीं आंसर डॉक्टर को भी उसने दिया। वैसे उसके माथे को छूकर ही पता चल रहा था कि उसे बुखार बिल्कुल भी नहीं है। फिर भी डॉक्टर ने उसे इंजेक्शन देने के लिए बोली, क्योंकि अभय अपनी बातों से हर किसी को पका दिया था। इंजेक्शन का नाम सुनते ही अभय चेयर से उठ खड़ा हो गया और वह आज 4 साल के बच्चे की तरह हरकतें कर रहा था। सच में अब रेहान को बहुत गुस्सा आया और वह स्ट्रिक्ट होते हुए बोला, अभय चुपचाप चेयर पर बैठ जा, डॉक्टर को अपना काम करने दे, मुझे इस वक्त बिल्कुल भी गुस्सा मत दिला। अभय बुरा सा शक्ल बनाकर बोला, नहीं, मुझे इंजेक्शन नहीं लगाना, मुझे दवाई दे दो प्लीज़। रेहान सच में अपने गुस्से को बहुत कंट्रोल कर रहा था। अगर यह हॉस्पिटल ना होता तो रेहान अब तक अभय को क्या कुछ नहीं सुना देता। फाइनली अभय चेयर पर बैठ गया और डॉक्टर ने जैसे इंजेक्शन ओपन की, जो देख अभय एक झटके में चेयर से उठा और इतना तेजी से बाहर भागा मानो उसने कोई चोरी किया हो और पुलिस उसके पीछे लगी हो। वह इतना तेजी से भागते हुए कॉरिडोर के यहाँ पर जाकर छुप गया। अभय छुपकर लंबी लंबी सांस भर रहा था और जल्दी से मोबाइल निकाल नैना को कॉल लगाया और जैसे नैना ने उसका कॉल रिसीव की, अभय बिना सांस लिए सब कुछ उसे बता दिया कि वह इस वक्त हॉस्पिटल में है। झूठ बोलने का यही नतीजा है। अब वह अपनी ज़िंदगी और मौत से लड़ रहा है, क्योंकि रेहान जो उसे हॉस्पिटल लेकर आया हुआ है। अभय का इस तरह से भागना रेहान को बिल्कुल भी पसंद नहीं आया और वह गुस्से में उठा और कैबिन से बाहर निकला। आसपास नज़र दौड़ा कर देखा, अभय उसे कहीं दिखाई नहीं दिया। वह थोड़ा डर गया तो भी उसे अभय नहीं दिख रहा था, क्योंकि अभय एक पिलर के पास छुपा जो था। रेहान तुरंत अपना मोबाइल निकाल अभय को कॉल लगाया तो उसका कॉल बिजी आ रहा था, जो देख रेहान का गुस्से से सिर फटने लगा। वह चारों तरफ नज़र घुमाया, तब तक अभय रेहान को दूर से देख लिया और वह तुरंत कॉल कट किया और मोबाइल अपने जेब में डाला। अभय रेहान को आवाज़ दिया। उसकी आवाज़ सुनते ही रेहान उसके तरफ देखा तो अभय अपने राइट हैंड से कान को पकड़ते हुए माफ़ी मांगने लगा। यह देख रेहान को बिल्कुल भी समझ में नहीं आया कि अभय कर क्या रहा है। कभी कहता है उसकी तबीयत खराब है तो कभी बच्चों की तरह हरकतें कर रहा है। रेहान एकदम शांत हो गया और अभय के पास गया, पर वह कुछ बोला नहीं। वह देखना चाहता था आखिर अभय करना क्या चाहता है। और रेहान को इतना शांत देख अभय स्लो आवाज़ में बोला, यार प्लीज़ सॉरी, मैं इंजेक्शन नहीं लगा सकता, भले तुम लोग चाहो तो मुझे दवाई दे दो। अभय इतना ही बोला होगा कि रेहान बोला, कोई बात नहीं, ना तुझे इंजेक्शन देना है और ना ही दवाई, तू मेरे साथ चल। रेहान का इतना शांत आवाज़ सुन अभय को सुकून मिला और वह रेहान के साथ चल दिया। जब वे दोनों कार में आकर बैठे तो अभय पूछा, वैसे हम कहाँ जा रहे हैं? रेहान ने कोई जवाब नहीं दिया और जब कार चलाना स्टार्ट किया तो अभय वापस पूछा, बोलना रेहान, हम कहाँ जा रहे हैं? तुझे उससे क्या लेना देना, हम कहीं भी जाएं। अब रेहान भी अपना एटीट्यूड दिखा रहा था। अभय कुछ बोला नहीं, चुपचाप बैठा रहा। करीब 20 मिनट के बाद जब रेहान अपने रास्ता अपने घर के तरफ लिया तो यह देख अभय तो चौंक गया। अब वह क्या ही करे, इतना जल्दी भला घर कैसे जा सकता है। और वह अपनी घड़ी में टाइम देखा तो अब 8:45 हो रहा था। अभय रेहान को रोकते हुए बोला, रेहान प्लीज़ गाड़ी रोकना। क्यों, अब क्या हुआ? रेहान कार चलाते हुए बोला।
वह मुझे बहुत ज़ोर से आया है। रेहान एक नज़र उसके तरफ देखा और फिर गाड़ी चलाने पर फोकस देते कहा, घर जाने के बाद आराम से कर लेना। ये सुन अभय तुरंत अपने प्राइवेट पार्ट पर हाथ रख रिक्वेस्ट करते हुए बोला, आई कांट वेट। अभय का इतना कहना कि रेहान जोर से कार को ब्रेक लगाया और उसके तरफ देख घूरते हुए बोला, आज तू कुछ ज़्यादा ही बच्चों की तरह हरकतें कर रहा है, जो बिल्कुल भी मुझे पसंद नहीं आया। क्या ये सब जानबूझकर कर रहा है? अभय ने तुरंत अपनी नज़रें नीचे झुका लिया और बोला, रेहान तुझे ऐसा लगता है कि मैं नाटक कर रहा हूँ? मैं सच पे कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ, बहुत ज़्यादा पानी पिया हूँ। ठीक है, जा जल्दी। रेहान बोला तो अभय कार में से बाहर निकला और आसपास जगह देखने लगा। उसने एक अंकल से वॉशरूम पूछा और तुरंत चला गया। उसे एक्चुअली तो वॉशरूम जाना ही नहीं था, सिर्फ कैसे भी करके टाइम वेस्ट करवाना था। वह साइड में जाकर खुद बड़बड़ाते हुए कहने लगा, सचमुच झूठा नाटक करना कितना टफ होता है और कब तक मैं ऐसे ही करूं। 5 मिनट हो गया, अभय आया नहीं। देखते देखते 10 मिनट हो गया तो भी अभय आया नहीं। ये देख रेहान तुरंत अपना मोबाइल ले अभय को कॉल लगाया तो अभय ने उसका कॉल रिसीव किया और बोला, बस आ ही गया, क्योंकि वह ज़्यादा देर तो टाइम वेस्ट नहीं कर सकता। और कार में जैसे आकर बैठा कि अभय रेहान से बोला, चल ना कहीं रेस्टोरेंट में चलते हैं। अभय का इस तरह खाना खाने के लिए कहना रेहान बोला, बिल्कुल नहीं, चुपचाप घर चल, घर का खाना खाना। अभय कुछ और कहता उससे पहले रेहान ने कार स्टार्ट कर दिया। अभय ने तरह तरह की बातें किया पर रेहान बिल्कुल भी कार नहीं रोका। अभय मन ही मन खुद से कहा, नैना भाभी मैंने बहुत झूठ बोले, अब आप ही संभालो, मुझसे नहीं होगा। कुछ देर बाद रेहान की कार जैसे गेट पर पहुंचा तो वॉचमैन ने गेट खोला और कार अंदर एंटर हुआ कि अभय तो अपनी आंखें बंद कर लिया। तो वहीं रेहान की नज़र विंडो से बाहर देखा जो उसका बंगला लाइटिंग से जगमगा रहा था, यहाँ तक कि फूलों से भी सजाया हुआ था और जो चहल पहल की आवाज़ आ रहा था मानो यहाँ शादी ब्याह का फंक्शन रखा गया है। रेहान अपना कार पार्किंग साइड में लेकर जा रहा था पर वह उसकी नज़र अभी भी अपने घर के तरफ था और उसने तुरंत कार पार्क किया और बाहर निकला। तो वहीं अभय अभी भी कार में अपना हाथ माथे पर रख बैठा था, क्योंकि वह जिस काम के लिए इतना जल्दी घर से निकला था उसने पूरा चौपट कर दिया। रेहान अपना कदम तेजी से बढ़ाते हुए घर की तरफ जा ही रहा था कि उतने में उसे नैना की कर्कश आवाज़ उसके कान में गया, जो गार्डन एरिया में इवेंट मैनेजर को फटकार लगा रही थी। उसकी आवाज़ सुन रेहान उसी के तरफ चला गया। नैना तो बेखबर थी और वह इवेंट मैनेजर को चिल्लाए जा रही थी, यह कैसा आपने डेकोरेट किया, ये बड़ी कैंडल यहाँ लगा दिया है, यहाँ कौन देखने वाला है, ये सब के सब वहाँ पर लगाओ। और इतना टाइम हो गया आपने अभी तक कैंडल ही लगा रहे हो, क्या 12 बजे तक कैंडल ही लगाते रहोगे? बहुत स्लो काम करते हो आप लोग। अच्छा हुआ मैंने पूरा पैसा नहीं दी हूँ, मुझे सब 10 बजे तक पूरा यह क्लीन दिखाई देना चाहिए, वरना भूल जाओ बाकी के पैसे मिलेंगे। इतना बोल नैना पीछे मुड़ी जाने के लिए कि वह रेहान से टकरा गई। वह इस वक्त गुस्से में ही थी, बिना देखे बोली, क्या आप लोगों को दिखाई भी नहीं देता है? ये बोलते वक्त नैना जैसे नज़र उठाकर देखी तो रेहान डर के मारे 2 कदम पीछे ले ली और अपनी चोर नज़रों से आसपास देखने लगी कि बाकी के फैमिली वाले कहाँ हैं, क्योंकि रेहान उस पर कहीं भड़के ना।
कोई तो उसे चाहिए बचाने वाला। उसकी नज़र तो नारायण जी को ढूंढने लगी, पर नारायण जी शायद इस वक्त लिविंग एरिया में होंगे। नैना यही सब सोच रही थी कि उतने में रेहान की आवाज़ उसके कान में गया। ये सब क्या है? नैना अपनी राइट हैंड से अपने बालों को ठीक करने लगी, मानो उसके पास बोलने के लिए कोई शब्द नहीं है। और वह बताएगी भी तो क्या बताए कि वह बर्थडे की प्लानिंग कर रही है। तब तक पीछे से अभय बोला, सॉरी रेहान, मैं अंकल और भाभी तीनों मिलकर तेरे बर्थडे का कुछ दिन से प्लान कर रहे थे। लास्ट में भाभी का आइडिया था कि पार्टी घर पर करेंगे, पर तू जल्दी आ जाता है इसलिए मैं। तो तू इतने टाइम से मुझे बेवकूफ़ बना रहा था। कभी तेरा सिर दर्द कर रहा है, तो कभी तेरा पेट दर्द कर रहा है, तो कभी तुझे वॉशरूम जाना है, वगैरह वगैरह। अभय बोला, हाँ मैं जानबूझकर कर रहा था, ताकि जैसे भी करके तेरे 2-4 घंटे वेस्ट करा दूँ, पर नहीं हुआ और अब तो तुझे सब कुछ पता चल ही गया। अभय बोल ही रहा था तब तक नारायण जी अपना व्हील चेयर लेकर रेहान के पास पहुंच आए और हंसते हुए बोले, रेहान बेटा आ गए तुम? उनकी आवाज़ सुनकर तीनों उनके तरफ देखे और रेहान बोला, हाँ डैड, आ गया और देख भी लिया। आजकल आप तीनों की दोस्ती कुछ ज़्यादा ही गहरी हो गई है। रेहान की बातें सुन अभय मुस्कुरा दिया और बोला, तो तू भी हमारी दोस्ती में शामिल हो जा। रेहान कुछ कहता कि उतने में पायल और विष्णु सामने से दौड़ते हुए आए। पायल तो आते ही अपना लंबा हाथ आगे बढ़ाई और बोली, हैप्पी बर्थडे जीजू। मैं चाहती हूँ सबसे पहले मैं ही आपको विश करूँ, और यह एडवांस में बोल रही हूँ, और रात को अलग स्टाइल में बोलूँगी और कल उससे भी अलग स्टाइल में बोलूँगी। पायल की बातें सुन रेहान मुस्कुरा दिया और एक नज़र गार्डन के तरफ देखा तो सच में लाजवाब डेकोरेट किया गया था, क्योंकि 3 टेबल सजाए गए थे और बीच में बहुत सारे फूल और मोटी मोटी कैंडल रखा हुआ था, जो देख सच में रेहान को एक अच्छी फीलिंग आया। वह नाराज़ तो बिल्कुल भी नहीं हुआ, बल्कि मुस्कुरा दिया। तब तक नारायण जी बोले, अब चलो सभी लोग जल्दी जल्दी तैयार हो जाओ। यह वक्त देख रहा है पर कैसे बीत जाएगा पता भी नहीं चलेगा। जाओ बच्चों, सभी तैयार हो जाओ। नैना तो तुरंत 9-2-11 हो गई और नारायण जी भी अपना व्हील चेयर का बटन प्रेस किया और उत्तम जी के पास चले गए। वहीं अभय और रेहान वहीं खड़े थे। अभय रेहान से बोला, ये तेरी साली कुछ ज़्यादा नहीं बोलती? अभय की आवाज़ सुन रेहान उसके तरफ देखा और बोला, इससे बच के रहना, बहुत तेज़ है। नैना तो एक टाइम शांत है, यह उससे 10 गुना ज़्यादा है। अगर ये 10 गुना ज़्यादा है तो मैं 20 गुना ज़्यादा हूँ। अभय इतना बोल अपना कंधा उचका दिया। रेहान को बिल्कुल भी उसकी बातें समझ में नहीं आया और वह दोनों बंगले के अंदर चले गए। नैना तो बहुत ही बिजी थी। वहीं रेहान कमरे में आकर सबसे पहले बालकनी में आया और बालकनी से नीचे का नज़ारा देखा तो सच में ऐसा लग रहा था कि यह कोई उसका घर नहीं है, बल्कि किसी रिजॉर्ट में आ गया है और यहाँ कोई वेडिंग फंक्शन चल रहा हो। सजावट थी वह देख रहा था, बहुत अच्छा लगा। वह मन ही मन मुस्कुरा रहा था। डियर लिसनर, आज के लिए सिर्फ इतना ही। प्लीज़ इस स्टोरी को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।